क्या हो गया? गलत टाइम पे क्लास हो गया क्या? 1 बजे के बाद होना चाहिए था। नहीं। अच्छा, ये सही है। अरे ये इतना सवेरे मेरे लिए सही नहीं है ना, दौड़ दौड़ के आना पड़ा है। नहीं नहीं, अभी नहीं, 1 घंटा हो गया उठे। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। क्या था लास्ट टॉपिक? अरे वो कल दिखाओ क्वेश्चन। कल डिस्कस करेंगे इसको। कल डिस्कस करेंगे। आसान आसान ही तो लग रहे हैं। नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं, छोड़ो, अभी सब मूड में नहीं होंगे, हम भी मूड में नहीं है अभी डिस्कस करने के। चलो, फ्री एंड का पढ़े थे या फिक्स एंड का? एक बार जल्दी बताओ कौन सा एंड पर। फ्री एंड का तो फिक्स एंड लिखो। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। या बोथ एंड नहीं। अच्छा, ये वाला टॉपिक। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्रॉम फिक्स्ड एंड लिखना। फ्रेंड पढ़ लिया है ना? हाँ, तो अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड पढ़ेंगे। अगर एक एंड को फिक्स करके रखे, फिर उसमें जो स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव जनरेट होगा वो किस तरीके का होगा। फिक्स कहने का मतलब ये जो पॉइंट है, ये अपने पोजीशन पे ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे कोई वेव जनरेट हो रहा है, इंसिडेंट करवाओगे कोई वेव, जैसे वाई आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो जो वेव रिफ्लेक्ट होगा वो कैसा होगा? वाई आर कितना होगा? ए साइन या माइनस ए? फिक्स है ना, तो उल्टा होकर क्या आएगा? माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। अब ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, तो ये दोनों जब सुपर इम्पोज करेंगे, तो इसके चलते जो वेव बनेगा दैट विल बी स्टैंडिंग वेव। जो रिजल्टेंट वेव जो बनेगा y इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई आर। पुट करो, और जो जो लास्ट क्लास में कैलकुलेट करे थे, जो जो क्वांटिटी, उसको कैलकुलेट करो। नोड कब बनेगा, एंटी नोड कब बनेगा, ये सब। पहले तो रिजल्टेंट वेव निकालो। सारे लोग टेस्ट देते हो कि कोई टेस्ट में भी बंक मारता है? बहुत लोग हैं। दे देते हो सब कोई टेस्ट? नहीं, लास्ट ईयर 60 स्टूडेंट थे आसपास, 45 ही टेस्ट देते थे, 15 उसमें ही बंक मार देते थे। हाँ हाँ, ये था कि ऑनलाइन की फैसिलिटी। और चोरी करते हो, मतलब चीटिंग करते हो इधर उधर से? सब सब सीधे साधे हैं, शकल से सब नहीं। नहीं, मेरा कहना चोरी करना गलत बात नहीं है, ठीक है। चोरी करना सही कब होगा? जब मेन एग्जाम है ना, उसमें कैपेबल हो चोरी करने का। नहीं नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है, चोरी करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। बैंक थोड़े लूटना, वो मनी हाइस्ट देख के आ गए हो क्या? कि पहले प्रैक्टिस करेंगे, 3 महीना प्रोफेसर पढ़ाएगा, उसके बाद जा करेंगे। नहीं नहीं, वैसा नहीं होता। ये सर पे हाथ रख का है, बैठ के, इतना भी हार्ड नहीं है वो। सर पे हाथ रख के नहीं पढ़ना चाहिए। करो, अरे इसमें बैठ गए हो। ऐसे तो लिखना है, ए साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, बस खत्म। अब इसमें एक जो टर्म है, अगर इसको एक्सपेंड करोगे और इसको एक्सपेंड करोगे तो एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। वही पता करना है कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। सर y इक्वल टू -2a sin kx cos ओमेगा t। ओमेगा टी, बदमाशी नहीं, ये रिजल्टेंट वेव है। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? देखो अगेन ये जो टर्म है ना, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये पूरा जो टर्म है, इससे हमें क्या पता चलेगा? एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। यानी कहीं पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कहीं पे मिनिमम होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से 0 तक मैक्सिमम मिनिमम चेंज होता है। ठीक है ना? ये एम्पलीट्यूड है ना, तो ऊपर का डिस्प्लेसमेंट और नीचे का डिस्प्लेसमेंट जो माइनस है ना, वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही है। तो यहां से लिख सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव A is equal to 2a sin kx। एम्पलीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2a sin kx होगा। प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, क्योंकि साइन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू लेता है। अब यहां से a मैक्सिमम निकालोगे, a मैक्सिमम कितना होगा? प्लस माइनस 2a। ठीक है। और अगर a मिनिमम निकालोगे तो 0। और यहाँ पे जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी नोड। और ये हो जाएगा नोड। हो गया? कंडीशन निकालो, नोड कहाँ बनेगा, एंटी नोड कहाँ बनेगा। लास्ट क्लास में जो जो करे हैं ना, वही करना है। किस किस पोजीशन पे एंटी नोड बनेगा और किस किस पोजीशन पे नोड बनेगा। पिछले वाले से कुछ रेफरेंस ले रहे हो? देखो यहां तक करे थे ना, कहा गया यार। बीच में कुछ पेज उड़ा दिया है क्या? अरे नहीं, इसके पहले पढ़ाए तो नहीं। पोजीशन ऑफ एंटी नोड के पहले पोजीशन ऑफ नोड कहाँ है? अच्छा, आए ही नहीं थे? अरे क्लास मिस मत कर, अगर उन्हें तो ऐसे ही पल्ले नहीं पड़ेगा। तुम भी नहीं आए थे? कहाँ रहते हो लोग? घर चले जाते हो? घर नहीं जाना होता है? तैयारी कर रहे हो तो घर मत जाओ। कोई नहीं है घर पे तो मम्मी को यहाँ बुला लेते हैं। अच्छा, बैंगलोर चले गए, ठीक है। नहीं हो रहा? अरे पाई के टर्म में नहीं बताना, एक्स के टर्म में बताना है, पोजीशन बताना है, फेज नहीं बताना। तुम भी लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? पलटो। हाँ देखो, यह है ना पोजीशन ऑफ एंटी नोड। तो एंटी नोड कब होगा? जब ए इक्वल्स टू प्लस माइनस टू है। और प्लस माइनस टू, अरे इक्वल टू उड़ा दिए, इक्वल टू लिख दो ना। तो प्लस माइनस टू कब मिल रहा है? जब cos के एक्स प्लस माइनस 1 के बराबर है तो। हाँ तो फिर एक्स निकालना है ना, कि कहा कितनी वैल्यू होगी एक्स की। कैसे अटक गए? अरे बस जीरो के लिए नहीं हो ना, और सारी वैल्यूज होंगी। चलो देखो करते हैं। सबसे पहले करेंगे कंडीशन ऑफ एंटी नोड। एंटी नोड कहाँ कहाँ बनेगा वो देख रहे हैं।
देखो एंटी नोड बनने के लिए जो मतलब एंटी नोड है यानी ए का वैल्यू एम एक्स के बराबर है और एम एक्स है कितना प्लस माइनस 2 है। इसका मतलब ये है ना कि इधर से कैलकुलेट करोगे तो साइन के एक्स की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, एंटी नोड बनने के लिए साइन के एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए प्लस माइनस 1 के बराबर। 1 नहीं, 1 भी हो सकता है और माइनस 1 भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो ये वैल्यू भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये जो x की वैल्यू है, सॉरी a की वैल्यू है, ये मैक्सिमम है और नीचे की तरफ ये मैक्सिमम है, तो ये दोनों आएगा। और साइन प्लस माइनस 1 होता कब कब है, ग्राफ प्लॉट कर लो साइन का। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, यानी पाई बाई 2 पे, फिर 3 पाई बाई 2 पे और 5 पाई बाई 2 पे। यानी इस हर जगह पे क्या होगा, जहां जहां पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 होगा, साइन एक्स की वैल्यू वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। मतलब के एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, के एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और एक ही पोजीशन नहीं है, ऐसा बहुत पोजीशन है, और 3 पाई बाई 2 या फिर 5 पाई बाई 2 एंड सो 7 पाई बाई 2, जहां तक पहुंचा सकते हो। और हमें पता है के की वैल्यू कितनी होती है, के कितना होता है 2 2 पाई पाई बाई लैम्डा। लेमडा। तो इसको एक्स के की जगह रख दो, यहाँ से पोजीशन आएगा पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2 या फिर 5 पाई बाई 2 एंड सो। तो यहाँ से एक्स वेवलेंथ के टर्म में आएगा लेमडा बाई 4, फिर 3 लेमडा बाई 4 और 5 लेमडा बाई 4। अब इसको जनरलाइज कर सकते हो, जनरलाइज करो क्या होगा, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, ऑड मल्टीपल्स है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लेमडा बाई 2। और ऑड मल्टीपल्स को लिखते कैसे हैं, 2n माइनस या प्लस, माइनस भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है इन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है ना। हाँ हाँ, 1 से भी कर सकते हो, 0 से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी तक जितना करवाया उसमें कहाँ से करा है, 0 से स्टार्ट करवाया था, ताकि कंफ्यूजन ना हो बार बार, तो प्लस करके रख सकते हो। ठीक है, तो लेमडा बाई 4, एन कहाँ से, 0 1 2 3। 1 से भी कर सकते हो, 1 करोगे तो यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, लेकिन पहले हमने 0 से करा है, तो अलग अलग जगह पे चेंज करोगे तो अलग अलग वैल्यू याद रखना पड़ेगा, इसलिए यूनिफॉर्म रखो। तो ये सारे पोजीशन पे क्या होगा, एंटी नोड बनेगा। नोड के लिए कैलकुलेट करो, नोड कहाँ बनेगा, ग्राफ बनाओ, फिर आगे बैठ, आगे कर लियो तो इधर देखो क्या करना है, ये सब कर लो ना, बैठे जगह पे डिफरेंस बिटवीन टू नोड एंड एंटी नोड निकाल लो, ऐसे सब लिख लो नोट में। जनरलाइज फॉर्म बताओ, देखते हैं। देखो इस यहाँ पे साइन के एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। और साइन 0 कब कब होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। यानी के एक्स की जो वैल्यू होगी 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। सो के की वैल्यू फिर से पुट करोगे 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, दिस वुड बी 0 कॉमा पाई कॉमा 2 पाई 3 पाई सो। सो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है ना, या फिर
लेमडा बाई 2 या फिर लेमडा बाई 4, लेमडा बस आएगा, ठीक है। और उसके बाद 3 लेमडा बाई 2 एंड सो इस तरीके कुछ आ रहा है। इसको हल्का सा चेंज करेंगे 0, ताकि जनरलाइज इक्वेशन आ जाए। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 लेमडा बाई 4 लिख सकते हैं, और इसको 4 लेमडा बाई 4 कॉमा 6 लेमडा बाई सो। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, इवन मल्टीपल्स ऑफ लेमडा बाई 4 है। पिछला वाला क्या था, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लेमडा बाई 4 था। ये क्या है, तो नोड कहाँ कहाँ मिलेगा, इस वाले पोजीशन के लिए। तो अगर इसको जनरलाइज करोगे तो क्या होगा, कितना 2n लेमडा बाई 4, जहां n कहां से कहां तक है, 0 से 0 टू इंफिनिटी। कंपेयर करो पिछले वाले से, जहां उसका नोड बन रहा था वहां पे इसका एंटी नोड बनेगा, ठीक है ना। जस्ट उल्टा होता है, जहां जहां उसका नोड बनना होगा वहां वहां इसका एंटी नोड बनेगा, जहां जहां उसका एंटी नोड बनना था वहां पे इसके लिए नोड बनेगा, ठीक है ना। तो किसी एक को याद रखना है, दोनों रटोगे फिर कंफ्यूजन होगा। या तो फ्री एंड के लिए रट लो कि नोड कहाँ कहाँ बन रहा है और एंटी नोड कहाँ कहाँ बन रहा है, और नहीं तो फिर फिक्स के लिए रखो। दोनों याद करके रखोगे फिर एग्जाम में भूल जाओगे कौन सा फ्री के लिए था कौन सा फिक्स के लिए था। तो अपने मन में बिठा लो कौन सा तुमको पसंद है, फ्री या फिर फिक्स्ड, और बस उसी को रखना है। कंडीशन वो निकालो, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड एंड डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। कितना डिस्टेंस है दो नोड के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड कितना है, लैम्डा बाई 4 या लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 लिख लो। डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, जस्ट एक आगे वाले से पीछे वाले को घटा लो, ठीक है ना। जैसे यहाँ n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1 वाले को घटा लो, डिफरेंस आ जाएगा। लैम्डा बाई कितना, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, एक बार फिर से चेक करो कितना आ रहा है, लैम्डा बाई 2 आना चाहिए, आ रहा है, इधर ही लिखा इधर से। और डिफरेंस बिटवीन टू एंटी नोड बताओ, अच्छा ये नोड था, एंटी नोड बताओ कितना होगा, नोड था ना, तो नोड का तो यही से, इसको घटाओ इसमें से, आगे वाले को पीछे वाले से घटाओ, तो ये लेमडा बाई 2 है माइनस 0, लेमडा बाई 2 डिस्टेंस। सर सर दोनों ही पाई बाई 2 लैम्डा बाई 2 होगा डिफरेंस। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितने का होगा, लेमडा बाई 2 ही होगा। सेम टू सेम है जैसे पिछले वाला था, कोई डिफरेंस नहीं होता, हमेशा दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितने का होता है, वेवलेंथ के आधा के बराबर होता है, ठीक है ना। चाहे वो फ्री एंड हो या फिर फ्री वाला कंडीशन हो या फिक्स वाला कंडीशन है, ये दोनों चीज यूनिफॉर्म है। और डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स एंड सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स भी हो गया। दोनों का डिस्टेंस कितना है, लेमडा बाई 2 है। और नोड्स और एंटी नोड्स के बीच में कितना होगा, लेमडा बाई 4, तो ये भी लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड, लेमडा बाई 4। अगर इसके लिए ग्राफ बनाओगे कुछ, जैसे स्ट्रिंग को एक एंड फिक्स करके रखा, नोट में एक और चीज लिख लो कि जो फिक्स्ड एंड होता है वहां पे हमेशा नोड बनता है, at fixed end always node is formed,
जहां पे स्ट्रिंग को फिक्स करके रखे हैं वहां पे नोड बनेगा। उस पोजीशन पे कभी एंटी नोड नहीं बन सकता। जैसे अगर इसको फिक्स करके रखे हो, इस पॉइंट पे हमेशा नोड बनेगा, और ये फ्री एंड है तो यहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो एक ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है। ये एंटी नोड है और ये नोड है, इसके बीच का गैप कितना होगा, λ/4। या फिर दूसरा कंडीशन हो सकता है कि अगर ये फिक्स है तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो, फ्री एंड पे हमेशा एंटी नोड, फिक्स एंड पे हमेशा नोड। तो ये हो सकता है, ये नोड है, यहाँ पे नोड है, एंटी नोड, और इधर एंटी नोड। ये जो गैप होगा ये λ/4 के बराबर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होगा ये λ/2 के बराबर होगा। हो गया? सवाल लिखो एक। A progressive wave, a progressive wave and a stationary wave, a progressive wave and a stationary wave have same frequency, have same frequency, have same frequency 200 hertz, have same frequency 200 hertz, comma, same velocity 50 meter per second, 50 meter per second. The amplitude of progressive wave, the amplitude of progressive wave is twice is twice that of standing wave. Amplitude of progressive wave is twice that of a standing wave. Full stop. If intensity of progressive wave, if intensity of progressive wave, if intensity of progressive wave is 0.09 units, intensity of progressive wave is 0.09 units, then then find then find equation of then find equation of standing wave, then find equation of standing wave.
नहीं, एम्पलीट्यूड, फ्री साइन। क्या हो गया? बात ही नहीं। ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन ये नहीं हो सकता ना। स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन हमारे पास दो पॉसिबल है। y इक्वल्स टू टू, जो हमने सॉल्व करा तो उसके अकॉर्डिंग कि x cos ओमेगा t, या फिर y इक्वल्स टू 2a cos के x sin ओमेगा t। स्टैंडिंग वेव इसी फॉर्म में हो सकता है, या तो इसके फॉर्म में या फिर इसके फॉर्म में। ठीक है। अब ये जो सवाल है उसमें देखोगे तो तुमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है डायरेक्टली। फ्रीक्वेंसी बता दिया है कि 200 हर्ट्ज है, और वेलोसिटी बता दिया है 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो किसी भी वेव इक्वेशन को लिखने के लिए तुम्हें चाहिए क्या? उसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है, के और ओमेगा टी। ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। स्टेशनरी वेव के लिए ये भी पॉसिबल है कि ये भी एक स्टेशनरी वेव है, और नीचे वाला भी स्टेशनरी वेव है। और इसमें हमें पता क्या करना है? एम्पलीट्यूड पता करना है। ये जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो उसी के लिए इसको कंपेयर करा है एक दूसरे प्रोग्रेसिव वेव से, है ना, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू इजिली निकाल सकते हो। इधर से लेमडा आ जाएगा, और अगर एक बार लेमडा आ गया तो फिर के आ जाएगा। और ओमेगा भी निकाल सकते हो क्योंकि एफ दिया हुआ है। दिक्कत किसके साथ है? इस टर्म को निकालना। तो ये टर्म कैसे निकलेगा? इसी टर्म को कैलकुलेट करने के लिए तुमको इसको कंपेयर करा है एक प्रोग्रेसिव वेव से, और बता रहा है कि प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड का डबल है। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करोगे। ठीक है। वेवलेंथ नहीं निकाल पा रहे हो तुम दोनों कार्टून। वेवलेंथ का फॉर्मूला नहीं पता है, बता स्किप करके। कुछ है जो दिमाग में बचा हुआ है, वो जो अंदर खोपड़ी के अंदर जो रहता है ना, उतना सिक्योरिटी उसको क्यों मिलती है? ये जो अंदर है खोपड़ी के अंदर, वीआईपी है, तो फिर उसका यूज इस्तेमाल करो अच्छे से। स्किप कर गया, कब तक स्किप करवा के रखोगे? एग्जाम आने वाला है, अब कुछ दिन में डेट आ जाएगा, डेट आने का इंतजार कर रहे हो क्या? डेट आने के बाद पढ़ोगे। फिर सिलेबस आधा हो जाता है और सरेंडर कर देते हैं बच्चे जाते जाते कि अब तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ, जब डेट आता है ना तो जोश में रहते हैं, फिर 10 दिन बाद पढ़ने के बाद पता चलता है कि सिलेबस तो कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। अब तो ये वाला फॉर्मूला अगर तुम भूल गए हो ना कि वेलोसिटी इक्वल्स टू एफ लेमडा, तो फिर नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। ये ये कोई कैसे भूल सकता है? वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हाँ, कहीं और अपना
अपना कुछ बना लो नया, क्योंकि यमराज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तुम। फिजिक्स पढ़ रहे हो और वेलोसिटी इक्वल्स टू एफ लेमडा भूल गया। एक्स का वैल्यू नहीं निकालना है ना, इक्वेशन जब निकालते हैं तो एक्स और टी के टर्म में ही होता है। देखो इन तुम्हारे लिए जो आएगा ना वो ऑप्शनल आएगा, मतलब 4 ऑप्शन होगा, उन चारों में से एक को मैच करवाना है। तो तुम्हारा काम क्या है, पहले ये वाला टर्म, ये वाला टर्म तो इधर से निकाल लोगे। ये कैलकुलेट करने के लिए ना तुमको एम्पलीट्यूड दिया 8 पाई। हाँ ठीक है, चलो के पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। के कितना, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा होता है, लेमडा उधर से निकालोगे तो लेमडा हो जाएगा 2 पाई, तो 1/4। 8 पाई लिख दे सीधे। हाँ तो 8 पाई, इसको उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। उसके बाद क्या निकालना, ओमेगा, ओमेगा 400 पाई, तो 400 पाई। तो इसको भी उठा करके यहाँ और यहाँ रख दो। अब बचा ये और ये कैसे निकलेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्रेसिव वेव दिया हुआ था, बोला कि एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव इज हाफ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, यही है ना। तो अगर किसी तरीके से एपी हम कैलकुलेट कर ले तो एएस आ जाएगा। और एपी निकलेगा कैसे, एपी कैलकुलेट करने के लिए तो ये इंटेंसिटी दिया हुआ, क्योंकि एपी क्या होता है, एपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट होता है रिलेशन, या रूट लगा दो। सो एपी जो होगा दैट विल बी समथिंग कांस्टेंट सी इनटू रूट ओवर 0.09। रूट के बाहर क्या आएगा 0.03 या 3 सी, ये एपी हो गया। तो यहां से एएस आ जाएगा, एएस विल बी हाउ मच 0.3/2 इंटू सी, आधा करना पड़ेगा। अब इसको उठा करके यहाँ रख दो। जो भी तुम्हारा इक्वेशन बनेगा डेट विल बी 2 इंटू 0.3/2 सी साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 400 पाई टी कॉस के का वैल्यू है 8 पाई के, या फिर 2 इंटू 0.3/2 साइन के एक्स और साइन 8 पाई एक्स कॉस 400 पाई टी। अब तुम्हारे लिए ऑप्शनल होगा तो उसमें से ऑप्शन में से मैच करवा लेना कि कौन सा सही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग। वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो क्या होगा। वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग, ये एप्लीकेशन है जो पहले हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ा था, उसके चलते जो फ्री एंड फिक्स एंड वाला कंडीशन पढ़ा उसका एप्लीकेशन वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग। उसमें सबसे पहला पढ़ेंगे बोथ एंड फिक्स। अगर किसी स्ट्रिंग का दोनों एंड फिक्स है वो किस तरीके से वाइब्रेट करेगा। बोथ एंड फिक्स मतलब अगर लेंथ एल है तो उसका ये एंड और ये एंड दोनों फिक्स है। अब देखो इसको डिस्टर्ब करोगे तो अगर डिस्टर्ब करोगे तो वेव जनरेट होगा और वेव इधर से रिफ्लेक्ट होगा, इधर से रिफ्लेक्ट होगा, और जो फाइनल वेव बनेगा वो कैसा वेव होगा, स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव। तो इसको अगर कुछ भी डिस्टर्ब करोगे ना, डिस्टर्बेंस के बाद यहाँ पे जो वेव जनरेट होगा वो वेव कैसा होगा, स्टैंडिंग वेव होगा, प्रोग्रेसिव नहीं होगा। अब स्टैंडिंग वेव होगा तो हमें पता है कि फिक्स एंड पे क्या बनता है, नोड बनता है। फिक्स एंड पे हमेशा नोड बनेगा। दो फिक्स एंड है, इस दोनों जगह क्या बनेगा,
नोड बनेगा। अब इसके चलते क्या होता है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटी आती है। पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे नोड बनेगा, मे बी ऐसा सिचुएशन होगा, ये सिचुएशन ऐसा एक हो जाए, या फिर कुछ इस तरीके का हो जाए, यहाँ भी नोड है और यहाँ भी नोड है, बीच में भी कहीं बन जाए, या फिर इस तरीके का कुछ सिनेरियो बने, ठीक है ना। तो ये जो भी सिचुएशन है ना, इन सारे सिचुएशन के लिए जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो अलग जनरेट होगी। ये जो भी कंडीशन है, जैसे 2 नोड बन रहा है उसके लिए, या फिर यहाँ पे 3 नोड बन रहा है उसके लिए, यहाँ पे 1 2 3 4 नोड बन रहा है उसके लिए, जो फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करेगा, जैसे इसको प्लग करेंगे ना, डिस्टर्ब करेंगे तो वहां से क्या आएगा, साउंड आएगा। उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिपेंड करेगी कि ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, या फिर ये सिचुएशन है। आ रही बात समझ में? इसलिए इसका यूज होता है कहाँ पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है ना। जो भी तुम्हारा गिटार है या फिर सितार है, उसको प्लग करते हैं किसी पर्टिकुलर जगह करते हैं, उससे वहां से क्या निकलता है, साउंड निकलता है। और प्लग करने का जगह कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं। प्लग करने का जगह क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि जहां पे प्लग करते हैं वहां पे एंटी नोड बनता है। जहां भी प्लग करोगे वहां क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, और जो जो फिक्स पॉइंट है वहां पे हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो जब प्लग करते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे मिडिल में प्लग करें, इस पॉइंट पे प्लग करें, इसलिए यहाँ पे क्या बना है, एंटी नोड बना है, और ये वाला शेप जनरेट हुआ। अगर इसको यहाँ पे प्लग करें तो क्या बन रहा है, इस पॉइंट पे एंटी नोड बना है, फिर नोड, फिर एंटी नोड। इसमें यहाँ पे प्लग करे होंगे तो इसलिए ऐसा सिचुएशन बन रहा होगा। तो अलग अलग जगह पे प्लग करते हैं, उसके चलते फ्रीक्वेंसी अलग अलग आती है, फिर तुमको म्यूजिक सुनाई देता है, ठीक है। तो एक फिगर पहले बनाएंगे। अब देखो, यहाँ पे 2 नोड बन रहा है, और इन दोनों नोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितने का होगा, λ/2 का। वो तो पहले ही से रटे हो अभी, ये λ/2 के बराबर है। यानी यह जो कंडीशन है ना, ये जो लेंथ L है, ये लेंथ L फिक्स है, इस लेंथ पे कितने का वेवलेंथ बन रहा है, लेमडा हाफ वेवलेंथ बन पा रहा है। तो यहां से लिख सकते हो L इक्वल्स टू λ/2, या फिर λ इक्वल्स टू 2L, ये कंडीशन है। और अगर तुम्हें वेवलेंथ पता चल गया, इस स्ट्रिंग का मटेरियल तुमको पता है कि तुमने कितना टेंशन लगा के रखा है, दोनों एंड पे टाइट भी करते हैं, ठीक है ना। टाइट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेंशन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे टेंशन आएगा, और अगर स्ट्रिंग में टेंशन है तो हमने वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, v इक्वल्स टू √T/μ। तो वहां से वेलोसिटी पता चल जाएगा कि इसमें वेलोसिटी कितनी प्रोड्यूस होगी। और वेलोसिटी अगर पता चल गया, लेमडा तुम्हें पता है, तो फिर क्या पता चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या है, यहाँ पे लेमडा जो है वो 2L के बराबर है, और इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड। ये जो मोड है इसको फंडामेंटल बोलते हैं, क्योंकि इससे मिनिमम कुछ पॉसिबल नहीं है। इस स्ट्रिंग के लिए अगर दोनों एंड फिक्स है ना, तो इससे मिनिमम कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एक नोड बनेगा और 2 एंटी नोड पक्के बनना है। तो 2 नोड के बीच में एक एंटी नोड बनना, इसके इससे पीछे का कुछ पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मोड बोलते हैं। या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। अब हार्मोनिक नाम है तो ये म्यूजिक से ही आया होगा। क्या ये फंडामेंटल मोड है या फिर फर्स्ट हार्मोनिक है। और इसके लिए हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है कि फंडामेंटल मोड से जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी की होगी, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हो, इफ v is velocity of wave on the string, then क्या लिख सकते हो, v इक्वल्स टू f लेमडा। सो f कितना हो जाएगा, v बाई लेमडा। v को ऐसे ही रहने दो, लेमडा की जगह अभी क्या रखोगे, 2l। तो v बाई 2l, f इक्वल्स टू v बाई
ये है फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल मोड, तो इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इससे छोटी फ्रीक्वेंसी ना यहाँ पे प्रोड्यूस, मतलब ये इससे ये जो फ्रीक्वेंसी है, यही फ्रीक्वेंसी इससे और मिनिमम जाके पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। और टेंशन पता होगा, टेंशन पता होगा तो आराम से यहाँ क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ये वैल्यू वेलोसिटी पुट कर दोगे ना, वेलोसिटी पुट कर दोगे फिर तुम्हें एफ डायरेक्टली पता चल जाएगा, क्योंकि लेंथ तो तुम्हें पता ही है कि कितने का लेंथ है, और टेंशन पता है कितने का टेंशन लग रहा है, उससे चलते वेलोसिटी आ जाएगा। दूसरा कंडीशन इसका क्या है, 3 नोड बने, ठीक है ना। अगर प्लगिंग कंडीशन चेंज कर रहे हो तो इसी 2 पॉइंट के बीच में यहाँ तो नोड बनेगा, बीच में भी कहीं नोड बन सकता है। ये लेंथ एल ही है, फिर अभी ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, लेमडा के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये लेमडा/2 और ये लेमडा/2, तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ एल किसके बराबर है, वेवलेंथ के बराबर। और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन या फिर सेकेंड हार्मोनिक। जो हार्मोनिक होता है ना वो ओवरटोन से एक आगे चलता है, ये फर्स्ट ओवरटोन है, सेकेंड हार्मोनिक होगा, क्योंकि जब फर्स्ट हार्मोनिक हो रहा था तो उसको क्या बोल रहे थे, फंडामेंटल बोल रहे थे, ठीक है ना। तो फंडामेंटल से ओवरटोन शुरू होता है, फंडामेंटल मोड, फिर फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकेंड ओवरटोन। लेकिन हार्मोनिक कैसे चलता है, हार्मोनिक 0 से नहीं चलता, 1 2 3 ऐसे चलता है, तो ये हमेशा एक आगे रहेगा। हार्मोनिक का जब नोमेनक्लेचर होगा तो एक आगे रहेगा वो। अब यहां से क्या लिख सकते हो, लेमडा की जगह यहाँ एल लिखेंगे। फिर लेमडा की जगह क्या आ जाएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट ओवरटोन का या फिर सेकेंड हार्मोनिक का, V/L। और V अगेन बार बार बोल रहे हैं, V कैसे लिख सकते हो, √T/μ। तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन में कितना नोड बनेगा, 4 नोड बन जाए, एक इधर एक इधर, और एंड पे तो बनना है। यहाँ से यहाँ तक लेमडा/2, फिर यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक लेमडा/2। यानी इस बार जो लेंथ होगा L, डेट विल बी इक्वल टू 3 लेमडा/2 या फिर लेमडा इक्वल्स टू 12/3। इसको बोलेंगे क्या, सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। लेमडा की जगह यहाँ पुट करेंगे 12/3, 3 को ऊपर कर दो,
क्या? चलो अब 3 का निकाल लिया, आगे का फिर जनरलाइज कर लेंगे, क्योंकि ऐसे 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, तो सबका क्यों कैलकुलेट करना है, एक जनरलाइज फार्मूला बना ले रहे हैं कि जिसका भी हमें पूछेगा थर्ड हार्मोनिक या सेकंड हार्मोनिक या फिफ्थ हार्मोनिक कुछ भी पूछे, हम उसको कैलकुलेट कर ले सीधे उस फार्मूला में पुट करके। तो एक बार ध्यान देते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो यहाँ आया है वो क्या क्या आया। सबसे पहला क्या आया था, वी बाई एल या 2L, कॉमा वी बाई एल, फिर 3V/2L, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें एक जनरलाइज फॉर्म करना है। जनरलाइज फॉर्म करने के लिए नीचे ना, नीचे वाले को यूनिफॉर्म कर दो, तो इधर 2 करोगे तो इधर क्या होगा 2। आ रही बात समझ में, इधर 2 करे, नीचे 2 कर दिए तो ये भी 2 हो गया। अगला वाला क्या होना चाहिए, उसके आगे वाला, ठीक है, कैलकुलेट करोगे ना तो इसके अगले वाला, जहां तक हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया, जो अगले वाला कैलकुलेट करोगे ना उसमें लेमडा जो होगा डेट विल बी इक्वल्स टू 2 लेमडा, लेंथ जो होगा वो 2 लेमडा के बराबर होगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पुट करोगे, इस फॉर्म में चेंज होगा। तो अब वही क्या है, पूरा करने का जरूरत नहीं है, एक जनरलाइज इक्वेशन बना सकते हैं। जनरलाइज इक्वेशन अगर बनाओगे तो क्या आएगा, इस वाले टर्म को हमें लिखना है 2 3 4, कंटिन्यूअस चल रहा है, मतलब इंटीजर है ये, ठीक है ना। कैसे चल रहा है, इंटीजर है, n इक्वल्स टू 1 पुट करो, n इक्वल्स टू 2 पुट करो, n इक्वल्स टू 3 पुट करो, तो यहाँ लिख सकते हो n V/2L, और n स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 1 से करेंगे। 0 से करने का कोई तरीका है ताकि यूनिफॉर्म रहे, सोचो 0 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, n+1 करेंगे तो अभी के लिए इसको छोड़ के रखते हैं, फ्री का पढ़ेंगे, फ्री से फिर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने का सोचेंगे। अभी के लिए n 1 2 3 4 करके रखो, बाद में इसको चेंज करेंगे ताकि याद रखने में आसानी हो। अब यह थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर तुमसे पूछ रहा है कि फिफ्थ हार्मोनिक निकालो तो n की वैल्यू कितना रखोगे, फिफ्थ हार्मोनिक पूछ रहा है तो n की वैल्यू कितना रखोगे, 4। यही कंफ्यूजन होता है, समझो। हाँ, ओवरटोन पूछेगा ना तब एक पीछे रखेंगे, अगर फिफ्थ ओवरटोन रखा तो रखेंगे क्या, मतलब अगर तुमसे पूछ रहा है nth ओवरटोन तो वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, n-1 V/2L, ठीक है। और अगर nth हार्मोनिक पूछ रहा है तो हार्मोनिक पूछेगा तब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये कितना होगा n V/2L। तो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना, यहां से डायरेक्टली तुम क्या निकाल सकते हो, 1 2 3 पुट करके हार्मोनिक इजिली निकाल सकते हो। तो रटना क्या है कि ये हार्मोनिक का फॉर्मूला है, और ओवरटोन अगर सवाल में पूछा है तो हार्मोनिक में से 1 घटा देंगे, ठीक है ना। कोई एक याद रखो करो, अभी कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है ना कि अलग अलग लोगों ने क्या याद रखा है, तो ज्यादा आसान कौन सा है, हार्मोनिक याद रखना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना ये क्या बता रहा है, हार्मोनिक डायरेक्टली बता रहा है। अगर फिफ्थ हार्मोनिक पूछता सीधे हम यहाँ 5 रखते हैं, हार्मोनिक की वैल्यू आ जाती, 6 पूछता तो 6 की वैल्यू रखते हैं, आ जाता। अगर ओवरटोन जो भी रखे ना, तो ओवरटोन जैसे फिफ्थ ओवरटोन पूछा मतलब हार्मोनिक कौन सा पूछ रहा होगा, 6 पूछ रहा। अगर फोर्थ हार्मोनिक पूछ रहा है तो थर्ड ओवरटोन है वो, ठीक है ना। और अगर सेवेंथ ओवरटोन पूछ रहा है तो 8th हार्मोनिक है, ठीक है ना। तो हार्मोनिक का याद, जैसे भी ओवरटोन पूछे ना तो किसी तरह उसको कन्वर्ट किधर करना है, हार्मोनिक में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि फॉर्मूला किस में रट रहे हो, हार्मोनिक में। किसी एक टर्म में याद रखो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हार्मोनिक में याद करोगे ज्यादा इजी हो, क्योंकि हार्मोनिक में सोचना क्या है कि ये जो फॉर्मूला है डायरेक्टली हार्मोनिक का है, हार्मोनिक में सीधे इसमें पुट करो। जैसे ही सवाल में अगर ओवरटोन आया, हार्मोनिक आया तो सोचना है नहीं, सोचना कहाँ है, ओवरटोन आएगा। तो ओवरटोन जो भी फॉर्मूला तुम रट के रखे हो उसमें क्या करना, 1 ऐड कर देना, क्योंकि हार्मोनिक का तुम रट के रखे हो। अगर 6 ओवरटोन पूछ लिया यानी तुमसे क्या पूछ रहा है, 7 पूछा, तो अगर सवाल है ना तो चुपके से जैसे ही 6 ओवरटोन लिखे ना तो अपने मन से चेंज करके इसको क्या करना, हार्मोनिक वहीं पे काट देना इसको और लिख देना। आ रही बात समझ में,
अब वो थोड़े देखने जाए तुम सवाल काट दिए हो, उसको मतलब नहीं है, उसको आंसर से मतलब है। तो तुम रटे किसका हो, हार्मोनिक का। पूछ दी किस में दिया, ओवरटोन में। थोड़ा सा दिमाग लगा करके ओवरटोन को काट के क्या लिख दोगे, जो भी हार्मोनिक दिया उसके, जो भी ओवरटोन दिया उसके जस्ट एक आगे वाला हार्मोनिक। फिर जो अभी कंफ्यूजन 3-4 सवाल, ये 3-4 लोगों के जो आंसर आ रहे थे ना, वो एक में बदल जाएगा, समझ गया। तो फ्री इंड का काम खत्म हो गया। नोट जो लिखेंगे फ्री और फिक्स्ड इंड का सब साथ में लिखेंगे। तो नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखो। फ्री एट टाइप बी है, बी में लिखेंगे फ्री एट वन एंड, फ्री एट वन एंड। एक एंड पे फ्री है, एक एंड फ्री होगा तो दूसरा एंड क्या हो सकता है, फिक्स। फ्री हो सकता है दूसरा एंड भी, दोनों एंड फ्री पॉसिबल है। दोनों एंड फ्री करेंगे कहाँ चला जाएगा, जमीन पे। तो पक्का होगा कि एक एंड क्या होगा, फिक्स करके रखेंगे, ये दूसरा एंड फ्री होगा। तो इसमें सिचुएशन अगेन, जो एंड फिक्स होगा वहां पे क्या बनेगा, जो भी एंड फिक्स करके रखे हैं वहां पे नोड बनेगा, उसके साथ तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और जो एंड फ्री है उसके साथ भी कुछ नहीं कर सकते हो, वहां पे एंटी नोड ही बनेगा। चेंजेस कहाँ ला सकते हैं, स्ट्रिंग पे, जो अंदर जो चीजें है ना, ये स्ट्रिंग का, यहाँ पे एंटी नोड नोड वो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन ये दो एंड है ना, ये तुम्हारे हाथ में नहीं होता, वो अपने मन से चलेगा। वो बोलेगा नोड है तो नोड ही बनेगा, फिक्स्ड है तो हमेशा क्या बनेगा, नोड, और फ्री है तो एंटी नोड। तुम्हारा हाथ किधर चलेगा, इधर। अगर गाना बजाना है तो किधर बजाओगे, इधर से। इधर हवा में प्लग करोगे, नहीं करते हो ना, कि पियानो वाला हवा में बजाता है, वो सुनाई देता है कुछ, देता है। चलो, तो पहला कंडीशन इसमें क्या होगा, इससे छोटा कुछ पॉसिबल है, इस कंडीशन से मिनिमम कुछ पॉसिबल है, वो तो बताओ। फिर उसके लिए सोचेंगे और उसी को फंडामेंटल बोलेंगे, नहीं है ना। तो अगर ये लेंथ एल है, तो यहाँ जो वेवलेंथ बनेगा वो कितने का बनेगा, ये एंटी नोड है और ये नोड है, तो दो कंजिक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना लैम्डा होता बाई है, 4। लैम्डा बाई 4। यानी जो है यहाँ लेंथ है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, लैम्डा बाई 4, या फिर लैम्डा इक्वल्स टू 4L। अगेन velocity on a string is v, v को ब्रैकेट में ले सकते रूट ओवर t बाई म्यू, देन f इज इक्वल टू v बाई लेमडा। और इसके लिए जो आएगा फॉर्मूला दैट विल बी f इक्वल्स टू v बाई 4L। इसको यहाँ पे बोलेंगे फंडामेंटल मोड, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। दूसरा ये हो सकता है, तो यहाँ पे एंटी नोड बन रहा, ये नोड है और ये नोड है, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो लेंथ होगा
that will be lambda by 4 plus lambda by 2, 3 lambda by 4, मतलब जो lambda है that is equal to 4l by 3. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि इसमें बीच आगे वाला एक जो फ्रीक्वेंसी है ना वो मिस होता है. देखो कैसे, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या थी? v बाई 4l, तो आगे आना चाहिए था 2v बाई 4l, लेकिन आया कौन? ये वाला फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? नहीं, इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक. ये सेकंड हार्मोनिक मिसिंग है. ये जो हार्मोनिक होता है 2v बाई 4l जो मिसिंग है ना, इसलिए उसका नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये जो नाम आया ना ये म्यूजिक से आया. हार्मोनिक वाला नाम कहाँ से आया? म्यूजिक से है. तो म्यूजिक का जो वो सारेगामा है ना वो कंटिन्यूअस चलता है, वैसा नहीं है ना मिस कर दिया है. तो जब फ्री एंड रखते हैं ना, फ्री एंड रखते हैं तो ये वाला फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिसिंग होता है. इसके आगे वाला फिर से फ्रीक्वेंसी 4v बाई 4l क्या होगा? मिस करेगा. फिर उसके आगे वाला मिलेगा 5v बाई. अब इसी के चलते ना जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उसका एक एंड फ्री नहीं रखते हैं, क्योंकि पता चला म्यूजिक बजा रहे हैं, बीच का टोन मिस कर रहा है. ठीक है, तो किसी भी गिटार का ही नहीं है, तोड़ दिए फिर हाथ में पकड़ के उसको म्यूजिक नहीं आएगा. ठीक है ना, मिस करेगा. टूटे हुए गिटार को नहीं बजा सकते. अरे इतना क्या फनी था. चलो, तो इसके आगे आगे का जो सिचुएशन है, कुछ ज्यादा इमेजिन कर लियो क्या? चलो देखो, दूसरा जो कंडीशन होगा, मतलब दूसरा तो हो गया, थर्ड कंडीशन देखते हैं. थर्ड कंडीशन में ये सिचुएशन होगा. थोड़ा सा नेम इसका कंफ्यूजिंग है, उधर ही बच्चे गलती कर देते हैं. तो नेम कंफ्यूजिंग है ना, इसलिए यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी दोनों में मेंटेन नहीं कर सकते हो. जैसे फ्री का जो रटेंगे उससे थोड़ा अपोजिट रटते हैं किसका? फिक्स का. मिक्स कर देते हैं, गलती हो जाता है एग्जाम में जाकर के. तो इधर जो टेक्निक अप्लाई करेंगे याद रखने का, वो फिक्स से अलग करके थोड़ा सा रखेंगे. ठीक है ना, उधर वाला टेक्निक उधर यूज करना, इसके वाला बस इसी में यूज करना है. सेम टेक्निक से याद करते हो, फिर जाके एग्जामिनेशन हॉल में परेशान हो जाते हो कि दो चीजों में परेशान होते हैं. अच्छा, फ्री वाला याद किए थे कि फिक्स वाला याद करे थे? गलती से याद भी आ गया फिक्स वाला था या फ्री वाला, फिर किस में फंस जाते हो? ओवरटोन और हार्मोनिक में. तो उधर वाला टेक्निक बता दिए कैसे याद रखना है. किसके लिए? फिक्स के लिए. अभी फ्री के लिए दूसरा सोचेंगे. चलो कैलकुलेट करो कितना आएगा फ्रीक्वेंसी. थर्ड जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? इधर ये जो वैल्यू है ये पूरा लेमडा बाई लेमडा के बराबर होगा, और ये लेमडा बाई 4 के, यानी जो यहाँ लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल्स टू कितना? 5 लेमडा बाई 4, यानी इधर 5 से डिवाइड होगा तो इधर 5 आएगा. इसको बोलेंगे सेकंड ओवरटोन या फिर फिफ्थ हार्मोनिक.
अब 3 का कैलकुलेट कर लिए, अब जनरलाइज इक्वेशन बनाएंगे। और इधर से सवाल आते हैं, तो इधर जो भी गलती होने के चांसेस है ना, वो बस नेमिंग में है, बाकी और कुछ गलती नहीं होता इसमें। और क्या गलती कर दोगे, वेलोसिटी देगा, लेंथ देगा, तुमको बस पता करना है कि फ्री के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और फिक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका पॉसिबिलिटी क्या था, एक v/4l, दूसरा 3v/ और 5v/ और अरे सोच लो ना इधर से अब क्या आना चाहिए। फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 2 4 6 8, यानी इवन वाले सारे मिस कर रहा है, बस कौन से है, ऑड वाले। फिक्स के साथ ऐसा हो रहा था, नहीं हो रहा था, वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर रहा था 1 2 3 सिस्टम में। अब इसके लिए फार्मूला डेवलप करना है, एफ जो होगा वो कितना होगा, ऑड मल्टीपल्स है, किसका ऑड मल्टीपल्स है, v/4l का। ऑड मल्टीपल्स किसका है, तो इसको ऐसे लिख सकते 2n+1 v/4l। यूनिफॉर्म इसको भी कर सकते थे, मतलब जैसे उसका आता था इसको भी लिख सकते थे, इसको भी 2l करके लिख देंगे, ये अंदर चला जाएगा, फॉर्मूला तुमको बना सकते हो। लेकिन मिस्टेक देखो, इसको भी करोगे ना तो इस तरीके का ये हो सकता है, n या n/2, 2 को इधर अंदर ले लिया तो एक फार्मूला बनता है, लेकिन वो याद इसलिए, ये तुमको याद करने के लिए इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि गलती होता है। और 2 अंदर ले रहा, हाँ, n+1/2 v/2l, ठीक है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब इसमें सोचना है n की वैल्यू कितना रखेंगे तो क्या मिलेगा। n की वैल्यू 1 रख रहे हो तो क्या मिलेगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 मिलेगा, यानी ये n यहाँ 0 से पॉसिबल है, ठीक है ना। n कहाँ से पॉसिबल है, 0 से पॉसिबल है, तो n स्टार्ट होगा 0 से। पहला डिफरेंस क्या था, उसमें n कहाँ से स्टार्ट करे थे, 1 से। डिफरेंस भी याद रखना है, 1 से 2 3 4 कंटिन्यूअस चल रहा था, इधर 0 से शुरू होगा, कंटिन्यूअस चलेगा। अब पता करना है कि अगर 0 पुट कर रहे हो तो उससे कौन सा फ्रीक्वेंसी मिलेगा, फंडामेंटल मिलेगा या फिर कौन सा हार्मोनिक, उस टाइप का। तो देखो जब 0 रख रहे हो ना, तो 0 रखोगे तो क्या होगा, फंडामेंटल, इधर 1 फर्स्ट मिलेगा, इधर ये याद रखना चाहिए कैसे, 0 0 है फंडामेंटल, 1 है फर्स्ट, ये सेकेंड ओवरटोन, 3 रखे थर्ड ओवरटोन। इधर ओवरटोन से याद रखना इधर इजी है, उस तरीके में उधर क्या हो रहा था, हार्मोनिक से याद रखना इजी था, ठीक है ना। तो जब भी फ्री का सवाल हो, फ्री का सवाल है तो जो ये फॉर्मूला याद रखो ना, इससे क्या निकलेगा, ओवरटोन निकलेगा। और ओवरटोन के सामने कंसेक्यूटिव याद नहीं रखना है। जब फर्स्ट ओवरटोन था, ये सॉरी फंडामेंटल था, तो क्या मिल रहा था तुमको, हार्मोनिक फर्स्ट, और सेकंड था जब फर्स्ट। ऐसे कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि ये बीच में एक मिस भी करता है। देखो 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, तो 0 के लिए फंडामेंटल, और इधर फर्स्ट के लिए फर्स्ट ओवरटोन, ये ओवरटोन है, सेकंड और ये थर्ड। इसके सामने जो हार्मोनिक था वो क्या था, फर्स्ट, फिर सेकंड नहीं होता है, थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर सेवेंथ। तो जो फॉर्मूला याद करके रखने हैं, इसके लिए फ्री इंड के लिए हम किसके टर्म में रखेंगे, ओवरटोन के टर्म में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा काम है, ये टेबल ऐसे बना लो, फिर ये टेबल याद रखना। टेबल में क्या है, फंडामेंटल के कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट, फर्स्ट के कोरस्पॉन्डिंग सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग फिफ्थ। तो ये ऐसे मिस करते हुए चलता है, तो मिस ऐसे याद रखोगे। ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो फिक्स से पूछेगा, क्योंकि फिक्स का एप्लीकेशन ज्यादा होता है। अब जा करके इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे मॉड्यूल में आज ही प्रैक्टिस कर लेना।
ताकि दिमाग में बैठ जाए टेक्निक। मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये किसके लिए लिखा है? ओवरटोन के लिए। जो पिछला वाला जो जनरल फॉर्मूला लिखाए थे वो किसके लिए लिखाए थे? हार्मोनिक के लिए। ओवरटोन कब यूज करेंगे? फ्री के लिए, ठीक है। हार्मोनिक कब यूज करेंगे? फिक्स के लिए। अब क्यों फिक्स के लिए हार्मोनिक यूज करते हैं? क्योंकि उससे हारमोनिया बजा सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, इधर से नहीं बना सकते हो। तो अब ऐसे भी कुछ भी टेक्निक डेवलप कर लो जो तुम्हारे दिमाग में बैठा रहे। तो इधर से म्यूजिकल डिवाइस नहीं बना सकते हो, तो इधर किससे याद रख रहे हैं? ओवरटोन से। उधर म्यूजिकल बना सकते हो तो किधर याद रख रहे हैं? हार्मोनिक से। आगे बात समझ में? चलो, कोई भी टेक्निक बनाओ, बस वो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा दिन तक बैठ के रहना चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं वो रहता है थोड़ा सा। आ रही बात समझ में? अपना टेक्निक खुद से डेवलप करोगे ज्यादा दिन तक रहेगा। हम जो बताएंगे वो 4 दिन। तो यूज करना है, रटना है, रट लो। सर यहाँ पे वो दोनों फॉर्मूला के लिए n ऐसे, मतलब नीचे वाले के लिए n पे 0 होगा। एन पे, हाँ, इसके लिए 0 या तो है, तो 0 1 2 3। इसके लिए ऊपर वो में भी 0 पुट कर सकते हैं। 0 पुट करोगे, ये दोनों सेम फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला है ना, ये सेम ही है। ये इसी में 2 को अंदर ले लिए थे ताकि इधर वाला जो टर्म है, कम से कम इधर वाला तो कांस्टेंट है। इधर v/12 है, उधर भी v/12 था, लेकिन उधर क्या था? nv/12। इधर क्या है? n+1/2 है, ठीक है। n+12 है। तो एक बार समराइज इसको कर देते हैं कि जो भी फॉर्मूला है वो क्या क्या बताएगा। देखो, तो फॉर्मूला हमारे पास फ्रीक्वेंसी का 2 है, एक nv/12 और एक दूसरा फॉर्मूला क्या है? n+12v/12। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को किसके लिए यूज करते हैं? फिक्स के लिए। और ये देगा क्या? हार्मोनिक। मतलब n की वैल्यू पुट करोगे, सीधे n इक्वल्स टू 1 2 3 पुट करो, हार्मोनिक दे देगा। और ये क्या देगा? फ्री के लिए ये क्या देगा? ओवरटोन देगा। और ओवरटोन शुरू कहां से होता है? 0 से। इसलिए n की वैल्यू इसके लिए कहां से शुरू हो रही है? 0 से। 0 1 2 3 एंड सो। अब नोट लिखो। नोट नंबर 1 लिखो। in case of in case of in case of both end fixed in case of both end fixed, all harmonics are possible. All harmonics are possible. Or harmonics are possible. Number 2, in case of free end, in case of free end, in case of free ends, only odd harmonics, only odd harmonics, only odd harmonics are present. Number 3,
frequency produced by a string, frequency produced by a string is frequency produced by a string is in terms of integral multiple of its fundamental frequency, in terms of integral multiple of its fundamental frequency. यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं था कि कौन सा फ्री एंड है कौन सा फिक्स है। अगर इस स्ट्रिंग पे कोई भी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है तो पक्का किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, फंडामेंटल का होगा, ठीक है ना। जैसे अगर इस केस में देख रहे हैं तो ये फंडामेंटल था, उसमें 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें क्या था फंडामेंटल v/4l था, तो इधर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार 1 एक बार 3, ठीक है, एक बार 5, इधर एक गैप करके मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इधर ऑड वाले प्रेजेंट है बस। मतलब ये क्या है ना, ये हमेशा इंटीग्रल टर्म होगा। अब यहाँ पे ऐसे 1.5 नहीं पुट कर सकते हो। मतलब जैसे अगर कोई स्ट्रिंग है जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, 20 या फिर 30 या फिर 40, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। 55 प्रोड्यूस कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी अगर स्ट्रिंग दिया हुआ है, अगर उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है, तो अगर दोनों एंड फिक्स करके रखोगे तो कंटिन्यूअसली मिलेगा, जैसे इधर कंटिन्यूअसली मिला था, ये फिक्स के लिए था। और अगर फ्री है, फ्री का फंडामेंटल 10 हर्ट्ज है, तो इसके आगे वाला 20 तुमको नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा 30 हर्ट्ज। फिर आगे वाला गैप हो जाएगा, 40 गैप होगा, मिलेगा कौन 50 हर्ट्ज मिलेगा। लेकिन जो भी फ्रीक्वेंसी मिल रहा है ना वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। कभी भी 1.5 टू 1.2 इस टर्म से मल्टीप्लाई करके फाइनली जो फ्रीक्वेंसी वो नहीं मिलता है। आ रही बात समझ में। मॉड्यूल कोई सवाल हो तो करवा देते हैं अभी। 3:30 कितना बजे से है तुम्हारा क्लास? अच्छा 3:30 नहीं, आज तो 1:30 बजे है ना। चलो ठीक है, फिर नाश्ता करो या लंच करो, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।